मेरा नाम विनय है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर में रहता हूं। बचपन से ही मैंने अपने पिता को पूरे गांव में इज्जत से चलते देखा था। लोग उन्हें बाबूजी कहते थे और हर छोटी बड़ी बात में उनकी सलाह लेना अपना सौभाग्य समझते थे। हमारे पास काफी जमीन थी और अनाज का अच्छा खासा व्यापार भी चलता था। बचपन में मैं बेफिक्री से खेलता था क्योंकि मुझे पता था कि बाबूजी हैं तो सब कुछ है। मगर 4 साल पहले अचानक आए एक बीमारी ने मुझे वो छांव छीन ली जिसके नीचे मैं सुकून से सांस लेता था। बाबूजी के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे आसमान का कोई कोना खाली हो गया हो। मेरी माँ का देहांत पहले ही हो चुका था और मैं उनका इकलौता बेटा था। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई ऐसा नहीं जो कहे कि चलो आधा बोझ मैं उठा लूंगा। उनके जाने के दूसरे दिन ही घर के बाहर खड़े होकर मैंने खुद से वादा किया कि बाबूजी का नाम कभी झुकने नहीं दूंगा। उस दिन से लेकर आज तक मैं एक पल भी रुका नहीं। सुबह होने से पहले आंख खुल जाती है। खेतों में मजदूरों से लेकर मंडी में सौदों तक हर चीज मेरी निगरानी में होती है। कभी कभी पुराने हिसाब किताब देखकर डर लगता था कि ये सब कैसे संभालूंगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने सिखाया और जिम्मेदारियों ने मजबूत बनाया। अब मेरे दिन का हर लम्हा किसी न किसी काम में बीतता है। धूप हो, बारिश हो या सर्दी, कभी रुकना सीखा ही नहीं। शुरुआत में लोग कहते थे कि इतना छोटा लड़का कैसे संभालेगा सब कुछ, लेकिन अब वही लोग तारीफ करते हैं कि विनय ने अपने बाबूजी की छवि को जिंदा रखा है। 2 साल पहले जब मैंने नया ट्रैक्टर खरीदा और गांव में पहली बार गेहूं की सीधी सप्लाई शहर तक पहुंचाई तो लोग हैरान रह गए। कहते हैं कि बाबूजी होते तो कितना गर्व करते, लेकिन मुझे पता है कि वो आज भी कहीं न कहीं मुझे देख रहे हैं। उनकी लिखी हुई एक पुरानी डायरी आज भी मेरी अलमारी में रखी है। जब मन थक जाता है या किसी फैसले में उलझन होती है तो वो डायरी खोलकर पढ़ता हूँ। उसमें लिखे हुए शब्द जैसे मेरे कानों में उनकी आवाज बनकर गूंजते हैं कि डर मत विनय, तू कर सकता है। अब जब कोई मेरे पास आता है सलाह लेने या मदद मांगने तो लगता है कि शायद मैंने वाकई कुछ सही किया है। इस गांव में अब लोग मुझे सिर्फ नाम से नहीं पहचानते बल्कि मेरी मेहनत से, मेरी सोच से और मेरे फैसलों से मुझे जानते हैं। लेकिन मैं आज भी वही विनय हूँ जो 4 साल पहले बाबूजी के कंधे से लगकर दुनिया को देखता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उनकी जगह मेरा कंधा है जिस पर पूरे परिवार की और कारोबार की जिम्मेदारी है, और मैं जब तक सांस चलती है इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ कारोबार और जमीन की नहीं होती, रिश्तों की भी होती है। और यही बात मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी। बाबूजी के जाने के बाद कई ऐसे रिश्तेदार जो पहले कभी हालचाल लेने नहीं आए थे अचानक से मिलने आने लगे। कोई कहता जमीन में हिस्सा है, कोई कहता व्यापार में उनका भी कुछ हिस्सा बनता है। शुरू में मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर समझ में आया कि जब एक पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी छांव में बहुत लोग बैठना चाहते हैं। लेकिन मैंने किसी से बहस नहीं की। मैंने ठंडे दिमाग से कानूनी कागज निकाले और सबको सच्चाई दिखा दी। जब सच सामने आया तो धीरे धीरे सब पीछे हट गए, लेकिन तब तक मेरे अंदर एक ठंडक आ चुकी थी जो पहले नहीं थी। अब मैं हर रिश्ते को दिल से नहीं दिमाग से देखने लगा था। जो साथ थे उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी थी, और जो सिर्फ फायदा लेने आए थे उन्हें अलविदा कह देना जरूरी था। अब गांव में हर नया काम शुरू करने से पहले लोग मेरे पास आते हैं राय लेने के लिए। पंचायत के बड़े फैसलों में मेरी बात सुनी जाती है, और ये सब अचानक नहीं हुआ। ये हर दिन की मेहनत, हर रात की चिंता और हर सुबह के संघर्ष का नतीजा है। अब मैंने खेतों में नई तकनीक लगवाई है। ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ा है। हर साल गांव के 2 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि बाबूजी कहा करते थे कि असली कमाई वही है जो किसी और के काम आए। मैंने पुराने गोदाम को दुरुस्त करवाया और वहाँ एक छोटा सा लाइब्रेरी बनवाई जहाँ गांव के बच्चे आकर पढ़ सके। आज भी जब रात को सब सो जाते हैं मैं छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि बाबूजी कहीं न कहीं से मुझे देख रहे होंगे और शायद मुस्कुरा रहे होंगे। कई बार उनके पुराने कपड़ों को छूकर ऐसा लगता है जैसे वो यहीं है, मेरे पास खड़े हैं। कभी कभी मैं उनकी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ जहाँ वो बैठकर चाय पीते थे और सोचता हूँ क्या मैं वाकई उस लायक
बन पाया हूँ जो वो मुझसे उम्मीद करते थे, मगर अगले ही पल मन में एक आवाज आती है कि कोशिश रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबूजी की उम्मीदें बहुत बड़ी थीं और मैं अब सिर्फ उनके नाम का नहीं बल्कि उनके सपनों का भी वारिस हूँ। अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है सुबह उठकर खेत जाना, फिर मंडी, फिर कागजों का काम, फिर मजदूरों से बात, फिर गांव वालों की परेशानी सुनना और फिर रात को एक लंबी सांस लेकर खुद से पूछना कि आज का दिन कैसा रहा, क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता था, और अगली सुबह फिर उसी जोश से उठना जैसे ये मेरी पहली जिम्मेदारी हो। कभी कभी लोग पूछते हैं कि तुम थकते नहीं हो, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि थकान तब महसूस होती है जब इंसान अपने लिए काम करे। मैं तो अब बाबूजी के लिए काम करता हूँ, और जब मकसद इतना बड़ा हो तो थकान भी रास्ता भूल जाती है। मैंने अब तय किया है कि आने वाले समय में गांव के और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दूंगा, क्योंकि जब मैं अकेला था तो किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा, लेकिन अब अगर मैं किसी का सहारा बन सकूं तो शायद यही बाबूजी की सबसे बड़ी सीख होगी। मैंने अपने घर के पास एक छोटी सी बैठक बनवाई है, जहां अब गांव के बुजुर्ग शाम को बैठते हैं और मुझे देखकर आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि बाबूजी के बाद अगर कोई उनका असली उत्तराधिकारी है तो वो तू ही है, विनय। और जब मैं ये सुनता हूँ तो मन गर्व से भर जाता है, मगर आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उस गर्व के पीछे एक खाली कुर्सी अब भी हर रोज मुझे ताकती है, जो कभी बाबूजी की थी और शायद हमेशा रहेगी। अब जब जीवन धीरे धीरे एक धर्रे पर आ चुका था और गाँव में मेरी पहचान एक जिम्मेदार इंसान के रूप में बन चुकी थी, तब एक और सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ, शादी का। गांव के बड़े बुजुर्ग कई बार कहते कि बेटा अब अकेले कितना संभालेगा, एक जीवन साथी होना चाहिए जो सुख दुख में तेरे साथ चले। शुरुआत में मैंने इस बात को टाल दिया, क्योंकि मन अभी भी बाबूजी की यादों में अटका हुआ था और मुझे लगता था कि उनके बिना कुछ भी अधूरा ही रहेगा। लेकिन वक्त का तकाजा था, माँ की एक पुरानी साड़ी जो अब भी अलमारी में रखी थी, और बाबूजी की वह बात कि अकेलापन बहुत चुपचाप तोड़ता है, इन सब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर एक दिन पड़ोस के गांव से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम श्रद्धा था, पढ़ी लिखी, सादगी से भरी और आंखों में वैसा ही सम्मान जो मैं बाबूजी की आंखों में माँ के लिए देखा करता था। कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ एक भरोसा था कि वो साथ चलेगी। मैंने बहुत सोच समझकर उस रिश्ते को हाँ कहा और कुछ महीनों बाद सादा तरीके से शादी हो गई। शादी के बाद जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। श्रद्धा ने आते ही घर को वो स्पर्श दिया जो सिर्फ एक स्त्री दे सकती है। दीवारों पर रंग चढ़ा, पुराने कोनों में रोशनी आई, और सबसे बढ़कर मेरी जिंदगी में एक सुकून लौटा जो बरसों से गायब था। अब जब मैं खेत से लौटता हूँ तो दरवाजे पर किसी के इंतजार की गर्माहट होती है। श्रद्धा ने न सिर्फ घर को संभाला बल्कि कारोबार को भी समझने की कोशिश की। धीरे धीरे वो मेरी तरह हिसाब किताब में भी हाथ बटाने लगी, और कई बार ऐसा हुआ कि उसके सुझाव ने बड़े बड़े घाटे से बचा लिया। इसी दौरान गांव में एक नई चुनौती खड़ी हो गई। गांव के स्कूल में शिक्षक की कमी थी और बच्चों की पढ़ाई रुक रही थी। मुझे लगा कि अब वक्त है कि सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ किया जाए। मैंने गांव की पंचायत से बात की, सरकारी अफसरों से मिला और कई महीने की भागदौड़ के बाद गांव के स्कूल में 2 स्थायी शिक्षक नियुक्त करवाए। फिर एक छोटे पुस्तकालय के लिए जमीन दी और कुछ किताबें दान की। अब हर रविवार को मैं खुद बच्चों को 1 घंटा पढ़ाता हूँ, खेती, व्यापार और जिंदगी की बातें जो किताबों से नहीं सीखी जा सकती। श्रद्धा ने भी महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र शुरू करवाया, जहां गांव की लड़कियां कुछ हुनर सीख सके और आत्मनिर्भर बन सकें। अब हर महीने कुछ लड़कियां अपने हाथ से बने कपड़े शहर में बेचती हैं, और जब वे लौटती हैं तो उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास होता है वो लाखों रुपए से ज्यादा की कमाई जैसा लगता है। फिर एक दिन श्रद्धा ने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी अधूरी दुनिया अब पूरी हो रही है।
उस रात मैं बहुत देर तक छत पर बैठा रहा, तारों की ओर देखते हुए, जैसे बाबूजी को ये खबर सुनाने आया हूँ। मन में एक सवाल गूंजा, क्या मैं अपने बच्चे के लिए वैसा पिता बन पाऊंगा जैसा बाबूजी मेरे लिए थे? जवाब हवा ने खुद दिया, जब इरादा सच्चा हो तो वक्त खुद राह बना देता है। अब घर में फिर से किलकारी गूंजने वाली है, खेतों में हरियाली पहले से ज्यादा लगती है और जीवन में वो मिठास लौट आई है जो बरसों पहले खो गई थी। मैं अब भी रोज सुबह उठकर खेत जाता हूँ, मगर अब मेरे साथ चलने वाला एक और सपना है, एक ऐसा भविष्य जहाँ मेरे बच्चे को वो सब मिले जो मुझे संघर्षों से हासिल करना पड़ा। और जब कभी रात को पुराने संदूक से बाबूजी की डायरी निकालता हूँ तो अब उसमें खाली जगह देखकर मैं भी कुछ लिखता हूँ, अपनी कहानी, अपने अनुभव, ताकि जब मेरा बेटा बड़ा हो तो वो भी जान सके कि उसके पिता ने एक अकेलेपन से कैसे एक नई दुनिया बनाई, बिना शोर किए, बिना थके, सिर्फ अपने पिता की छाया और माँ की दुआओं के सहारे। बच्चे के जन्म के बाद जिंदगी जैसे एक बार फिर नए रंगों में रंग गई थी। घर में अब हर सुबह रोशनी के साथ साथ उस नन्ही किलकारी की गूंज सुनाई देती थी जिसने मेरे भीतर के हर खालीपन को भर दिया था। हमने उसका नाम आरव रखा और पहली बार जब मैंने उसे अपनी गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे बाबूजी ने फिर से मेरी बाहों में जन्म लिया हो। उसके छोटे छोटे हाथ जब मेरी उंगलियों को पकड़ते थे तो मैं सब कुछ भूल जाता था, खेत का काम, व्यापार की चिंता या समाज की जिम्मेदारियां। उस छोटे से चेहरे की मुस्कान ही मेरी दुनिया बन गई थी। श्रद्धा ने माँ और पत्नी दोनों की भूमिकाएं इतनी खूबसूरती से निभाई कि मैं हर दिन उसके लिए शुक्रगुजार होता रहा। अब मेरा दिन खेत से शुरू होकर आरव की हंसी पर खत्म होता था। कुछ ही समय में आरव थोड़ा बड़ा हुआ और उसके साथ मेरा रिश्ता दोस्त जैसा बन गया था। मैं उसे कहानियां सुनाता था, कभी बाबूजी की बातें बताता तो कभी अपने संघर्ष के किस्से। वो बड़े ध्यान से सब कुछ सुनता, जैसे हर बात अपने भीतर उतार रहा हो। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो मुझे यकीन दिलाती थी कि ये बच्चा एक दिन मुझसे आगे जाएगा। अब मैंने अपने जीवन का एक नया उद्देश्य बना लिया था कि आरव को सिर्फ पढ़ाना लिखाना ही नहीं बल्कि उसे इस धरती से जोड़ना है। उसे सिखाना है कि जिंदगी सिर्फ किताबों से नहीं, खेतों से भी सिखाई जाती है। इसलिए मैंने बचपन से ही उसे खेत ले जाना शुरू कर दिया। मिट्टी में खेलते हुए जब वो मुझसे पूछता कि पापा ये बीज से पौधा कैसे बनता है, तो मैं उसे बड़े प्यार से समझाता कि जैसे मेहनत से सपना बनता है वैसे ही बीज से फसल। अब गांव में लोग आरव को छोटा बाबू कहकर पुकारने लगे थे और मैं उसे देखकर सोचता था कि कल जैसे मेरी जिम्मेदारी थी आज मेरा सपना है। अब मैं अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाने लगा था। मैंने पुराने गोदाम को और बड़ा करवाया, वहां अब गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता था और एक छोटा कंप्यूटर सेंटर भी शुरू किया जहां बच्चे बुनियादी डिजिटल शिक्षा ले सकते थे। मेरी कोशिश थी कि मधुपुर सिर्फ नाम से नहीं काम से भी आगे बढ़े। इस दौरान कई बार दिक्कतें आई, बिजली की समस्या, सड़क की हालत या अफसरों की अनदेखी, लेकिन हर बार मैंने हार नहीं मानी और जहां जरूरी हुआ वहां खुद पैसे खर्च कर काम पूरा करवाया। श्रद्धा ने भी महिलाओं की एक समूह बना दी जो अब गांव की छोटी आर्थिक जरूरतें मिलजुल कर पूरी करती थी। मैं अब सिर्फ एक किसान या व्यापारी नहीं रह गया था, लोग मुझे गांव का मार्गदर्शक मानने लगे थे और पंचायत के निर्णयों में मेरी राय सबसे पहले ली जाती थी। अब हर साल आरव का जन्मदिन पूरे गांव के बच्चों के साथ मनाया जाता था और उस दिन मैं उन सभी को किताबें और पौधे देता था ताकि वो भी सीखे कि ज्ञान और प्रकृति दोनों को संभालना जरूरी है। समय बीतता गया और आरव अब स्कूल जाने लगा था। उसका मन पढ़ाई में भी लगता था और खेतों में भी वो मेरे साथ बैठकर पुराने दस्तावेज पढ़ने लगा और कई बार ऐसे सवाल करता कि मुझे खुद सोचना पड़ता कि इस उम्र में इतना समझ कैसे आता है। एक दिन जब उसने कहा कि पापा मैं भी आपके जैसे बनूंगा तो मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं बेटा, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगे। उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि जो सपना बाबूजी ने देखा था उसे अब आरव पूरा करेगा। अब मैं रातों को लेट सोता हूँ लेकिन किसी चिंता से नहीं बल्कि इस सोच में डूबा रहता हूँ कि अगला कदम क्या होना चाहिए। अब मेरा जीवन एक यात्रा बन चुका है जिसमें पीछे बाबूजी की यादें, साथ श्रद्धा की मुस्कान और आगे आरव की आंखों में चमक है। मैं जानता हूँ कि जिम्मेदारियों की ये राह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब थकान नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि
मैंने जो बोया था अब वो पेड़ बन चुका है और उसकी छांव में सिर्फ मेरा परिवार नहीं पूरा गांव सुकून ले रहा है। और शायद यही बाबूजी की सबसे बड़ी विरासत थी जिसे अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। आरव अब बड़ा हो चुका था, शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए चला गया और मैं और श्रद्धा एक बार फिर उसी पुराने घर में अकेले रह गए। लेकिन इस बार अकेलापन वैसा नहीं था जैसा बाबूजी के जाने के बाद था, बल्कि ये एक सुकून भरी खामोशी थी जिसमें हर दीवार हमारे साथ बिताए लम्हों की गवाही देती थी। अब खेतों का काम थोड़ा कम हो गया था और मैंने जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया था ताकि थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाला जा सके। एक शाम जब मैं और श्रद्धा घर के पीछे उस पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रहे थे तो हवा में एक अजीब सी मिठास घुल गई थी। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें श्रद्धा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखता रहा तो लगा जैसे वक्त ने उसे छुआ ही नहीं। वही मासूम चेहरा, वही शांत मुस्कान और वही आंखें जिनमें बरसों पहले मैंने एक भरोसा देखा था जो आज भी ज्यों का त्यों था। अचानक उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, क्या देख रहे हो ऐसे? तो मैं मुस्कुरा कर बोला, तुझे देख रहा हूँ जैसे पहली बार देखा था। तो उसने हंसते हुए कहा, इतने सालों बाद भी वही बातें करते हो? मैंने कहा, नहीं, अब कुछ नया कहना चाहता हूँ। वो थोड़ा चौंकी और बोली, क्या? तो मैंने उसकी हथेली थामी और धीमे से कहा, तुमने मेरी जिंदगी को उस वक्त रंग दिया जब मैं टूट चुका था। तुम्हारी सादगी ने मुझे संभाला और आज जब हमारे चारों ओर शांति है तो मैं तुम्हें सिर्फ पत्नी नहीं, एक दोस्त, एक हमसफर और सबसे बढ़कर उस एहसास के रूप में देखता हूँ जिसने मुझे जीना सिखाया। वो मेरी आंखों में देखने लगी और फिर धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। हम दोनों देर तक वैसे ही बैठे रहे, ना कोई शब्द था ना कोई आवाज, बस दिलों की धड़कनों की खामोशी थी जिसमें पूरी जिंदगी समाई हुई थी। उस शाम पहली बार लगा कि प्यार सिर्फ जवानी का एहसास नहीं होता, वो तो वक्त के साथ गहराता है, जैसे पुरानी शराब की खुशबू जो वक्त के साथ और निखरती है। मैंने धीरे से उसकी उंगलियों को चूमा और कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो भी मैं तुझे ही चाहूंगा। और वो मुस्कुराकर बोली, अगर जन्मों का कोई हिसाब होता है तो मैं हर बार तुझे ही चुनती। उस पल आम के पेड़ की छांव में जैसे सब कुछ थम गया था, सिर्फ हम थे, हमारी यादें थीं और वो अनकहा प्यार जो शब्दों से नहीं सिर्फ एहसासों से बयां होता है। वक्त बीतता जाएगा, जिम्मेदारियां बदलती रहेंगी, लेकिन उस शाम की चाय की मिठास और वो नजरों की खामोश बात कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि असली प्रेम वही होता है जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी वैसा ही मासूम लगे जैसा पहली बार हाथ थामते वक्त लगा था। जी हाँ, अब कहानी का सुंदर और पूर्ण अंत हो चुका है। एक ऐसी यात्रा जिसका हर मोड़ भावना, संघर्ष, रिश्तों और प्रेम से भरा रहा। एक बेटे से पिता बनने तक, एक जिम्मेदारी से रिश्ते तक और अकेलेपन से सच्चे प्रेम तक की यात्रा समाप्त।